हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, ये सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। इसके पहले हम चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं लक्ष्मीकांत के लेटेस्ट एडिशन से। आज चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, या मुख्य विशेषताएं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या विशेषताएं थी इसमें कि ये भारत की सर्वोच्च विधि है। ठीक है, यानी कि भारत में जो सुप्रीम अथॉरिटी है लॉ के मामले में वो क्या है, संविधान है। ठीक है, कह सकते हैं कि जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे या जो भी एप्लीकेबल होंगे तो वो किसके आधार पर होंगे, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर होंगे। अन्य सभी विधियां भारतीय संविधान के अधीन होती हैं, यानी कोई भी और कानून बनाया जाएगा तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही वर्क करेगा वो, राइट। सेकेंड पॉइंट देखें यदि, तो वर्तमान में भारत में भारतीय संविधान में केवल 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। यहाँ पर 25 भाग नहीं है, कितने हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, 25 भाग हालांकि हो गए हैं वो अमेंडमेंट करते हुए, लेकिन उनको जो है पॉइंट ए और बी के आधार पर जोड़ा गया है। तो यहाँ पर 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में विभिन्न राजनीतिक दर्शन, नागरिकों के मूल अधिकार और नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अलावा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन आदि के प्रावधान किए गए हैं कि नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या क्या होंगे। विधायिका, कार्यपालिका यानी कि जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, जो मेन स्तंभ है पार्लियामेंट के या गवर्नमेंट के, तो वो कैसे वर्क करेंगे कह सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी प्रावधान किस में किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। इसमें केंद्र, राज्य सरकार और राज्य सरकारों के मध्य विषयों का विभाजन भी किया गया है। ठीक है, कि केंद्र सरकार किन किन विषयों पर कानून बना सकती है, राज्य सरकार किन किन विषयों पर कानून बना सकती है, तो ये सारी चीज़ें भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में ही दी गई हैं, राइट। अब देखिए, यदि हम इसकी विशेषताओं की बात करें कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि यह क्या है, एक लिखित संविधान है। कैसा संविधान है, लिखित संविधान है। ठीक है, तो भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और इसका अर्थ है कि भारत के संविधान को लिखने के लिए एक डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई थी, यानी संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा ने ही भारतीय संविधान को बनाने में अपना बहुत बड़ा रोल दिया था। ठीक है, अच्छा, सेकेंड पॉइंट की बात की जाए यदि, तो कई देशों में संविधान तो होता है लेकिन वह सिर्फ क्या होता है, लिखित संविधान नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए यदि बात की जाए तो ब्रिटेन में जो संविधान है वो लिखित संविधान नहीं है, यानी कुछ रूल ऑफ लॉ हैं जिनको जो है मान लिया गया है कि यही हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। जो न्यायिक निर्णय हैं, कुछ ऐसे मतलब केसेस आए जिनका निर्णय उनमें हुआ, तो उन चीज़ों को ही इनमें मान लिया गया है, इस कंट्री ने मान लिया है कि यही क्या है, हमारे कानून है, और उन्हीं कानूनों को जो है वो कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं, यानी कि आगे आने वाले मुद्दों को जो है उन्हीं सुलझाते हैं। ठीक है, इसलिए ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो ये अलिखित संविधान है। ठीक है, और भारत के संविधान की बात करें तो ये विश्व का सबसे लंबा संविधान है, कह सकते हैं आप। ठीक है, और इस संविधान को या अलिखित संविधान कहा जाता है, ब्रिटेन का संविधान जो है। ठीक, आगे देखिए, सेकेंड पॉइंट इसमें ये है कि ये क्या है, कुछ मुख्य इसकी विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। जो पहले हमने देखी वो क्या थी कि ये जो है लचीलेपन की विशेषता बताता है और विशाल संविधान है और लिखित संविधान है। ठीक है, तो लिखित संविधान के बाद देखिए क्या है कि ये विशाल संविधान है। भारत का संविधान एक अत्यंत विशाल संविधान है और इसका कारण यह है कि इसमें विभिन्न प्रावधानों के, यानी कि बहुत सारे प्रावधान प्रोविज़न जो किए गए हैं वो काफ़ी सहज तरीके से इसमें विस्तृत रूप से लिखा गया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 मई 18 दिन का समय लगा, यानी कि लगभग 3 साल का समय लगा है। तो इसमें हर एक पॉइंट को बारीकी से देखा गया है और उसके बाद ही इसमें ऐड किया गया है, राइट। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया अभी कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अच्छा, संख्या की दृष्टि से तो ये 395 नज़र आते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये 450 या इससे भी अब हो चुके हैं। ठीक है, यानी 450 प्लस ही हैं।
लेकिन इनको एक्चुअली किस में बांट रखा गया है, 395 या 395 ही नज़र आते हैं, राइट। इसलिए कुछ विद्वान इसे दुनिया का सबसे विस्तृत और संविधान, सबसे लंबा संविधान कहते हैं। कुछ क्या, मोस्टली विद्वान जो है यही बोलते हैं कि ये क्या है, दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट संविधान है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। आगे देखिए, और इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, ये और क्या विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, तो लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण, यानी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ जो है स्टिफनेस भी है, राइट। कैसे है, तो भारतीय संविधान के लचीले होने का अर्थ यह है कि भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें भारतीय संसद जो है नॉर्मल साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधित कर सकती है, ठीक है। और कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि जिनको संशोधित करने के लिए उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ सकती है, या कह सकते हैं कि जो मेंबर हैं लोकसभा के, उसके अलावा जो है विधानमंडल का भी उनको सहयोग लेना होता है। तो देखिए कैसे, जैसे उदाहरण के लिए एक चीज़ देखिए आप कि राज्यों के नाम हैं, उनकी सीमा है इत्यादि में यदि संशोधन करना है तो इसके लिए गवर्नमेंट को स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि 2/3 ऑफ मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए केवल ये साधारण बहुमत के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। जबकि भारतीय संविधान के कठोर होने का अर्थ यह है कि संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिन्हें संशोधित करना भारतीय संसद में आसान नहीं होगा, ठीक। यानी कि दोनों प्रावधान इसमें किए गए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी है और स्टिफनेस भी है, कठोरता भी है, ठीक है। तो साधारण बहुमत में क्या बताया मैंने आपको, फ्लेक्सिबिलिटी में क्या बताया कि जैसे किसी राज्य की सीमा या उसके नाम में संशोधन करना है तो इसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, नॉर्मल या साधारण बहुमत के आधार पर आप 50+1 के आधार पर जो है आप क्या कर सकते हैं कि बदलाव कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि उनको लाने के लिए आपको क्या करना होगा कि राज्यों की विधानमंडल के समर्थन की भी आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि उनको भी अपना समर्थन देना होगा, तभी आप उस बिल या उस अमेंडमेंट को ला पाएंगे, ठीक है। देश की संघीय व्यवस्था से संबंधित तमाम प्रावधान इसी प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित किए जाते हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का सुंदर मिश्रण है, ठीक है, यानी कि इसमें दोनों प्रोविज़न हैं, राइट। आगे देखिए, आगे अगला पॉइंट क्या है, इसमें संघात्मकता और एकात्मकता, ठीक है, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर के साथ साथ जो है ये क्या है, एकात्मक भी है। कैसे एकात्मक है, देखिए पहले तो समझ लीजिए संघात्मकता क्या मतलब क्या होता है। भारतीय संविधान संघात्मकता व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों का भी क्या है, एक मिश्रण है। संघात्मक जो है इस आधार पर कहा जा सकता है कि यह क्या है, एक लिखित संविधान है और इसमें जो है राज्य जो है वो क्या है, सेंटर से अलग नहीं है, यानी कि कोई भी राज्य जो है ऐसा डिक्लेयर नहीं कर सकता कि मैं जो है आज इससे अलग हो रहा हूँ, यानी कि ये कोई उनकी बाइंडिंग है एक तरीके से कह सकते हैं आप उनके बीच में, ठीक। और इसमें सर्वोच्च व स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भी किया गया है, राइट। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है कि केंद्र की शक्तियाँ कौन सी हैं, राज्य की शक्तियाँ कौन सी हैं, इन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिखाया गया है कि किस आर्टिकल में किसको कैसे डील करना रहेगा, राइट। जबकि भारतीय संविधान एकात्मक व्यवस्थाओं को समेटे हुए है। जो आपातकाल संबंधी प्रावधान है, केंद्र सरकार राज्यों में राज्यपालों की नियुक्तियां, वित्तीय प्रणाली पर केंद्र सरकार के प्रभावी नियंत्रण इत्यादि के माध्यम से परिलक्षित होती है, ठीक है। कहने का मतलब है जो यहाँ संघात्मक वर्ड प्रयोग किया गया है, तो संघात्मक शब्द का मतलब यही है कि जो आपातकाल संबंधी प्रावधान है, जैसे केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपालों की नियुक्तियाँ हैं, वित्तीय प्रणाली है, तो ये केंद्र सरकार के प्रभावी नियंत्रण इत्यादि के माध्यम से परिलक्षित होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, संघातात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण इसमें दिया गया है, कह सकते हैं आप। अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, कि भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। कैसे, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का लक्ष्य घोषित किया गया था, ठीक है। जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें प्रावधान किया गया था कि हम भारत को क्या बनाएंगे, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि गणराज्य होगा और उसका राज्याध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा, यानी कि जो भारत का सुप्रीम हेड है, सुप्रीम हेड यदि देखा जाए संविधान की दृष्टि से या विधि दृष्टि देखा जाए तो कौन है, राष्ट्रपति है, ना कि प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो जो भारत का सुप्रीम हेड होगा
वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। और वो कैसे आएंगे, चुन करके आएंगे। ऐसा नहीं कि जैसे मतलब ब्रिटेन में है या और अदर कंट्रीज़ में है जहाँ पर क्या होता है कि जो किंग होते हैं जैसे, तो वही क्या है, उनके सुप्रीम हेड होते हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में क्या है कि लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब ही यही है कि जो हमारे यहाँ का गणराज्य है, गण है, यानी कि जो शीर्ष हेड है वो क्या होगा, चुन करके आएगा, ना कि ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा या एंसेस्ट्रल होगा कि जैसे कोई राजा है फिर उसका सन है फिर उसका सन है। तो ये सिस्टम यहाँ पर नहीं चलने वाला था। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब यही होता है। गणराज्य होने का अर्थ है कि भारत तक कोई सामान्य व्यक्ति भी अपनी योग्यता के लिए सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति तक पहुंच सकता है। ठीक है, कि अगर आप भारत के एक नागरिक हैं और आप उन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं या उन क्राइटेरिया में आते हैं जो एक राष्ट्रपति होने के लिए आवश्यक होते हैं, तो आप भी उस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आप भी, हालांकि इसमें क्या है कि संसद कुछ सामान्य शर्तें निर्धारित कर सकती है। ठीक, तो ये क्या था कि लोकतांत्रिक गणराज्य की यही विशेषता होती है कि हर एक व्यक्ति को जो है अपने स्तर पर चीज़ों को देखने की छूट होती है। ठीक है, इसकी बात करें यदि एकल नागरिकता की, तो भारतीय संविधान की एक विशेषता ये भी है कि भारतीय संविधान में क्या है, एकल नागरिकता है। जैसे आप यूएस की बात करें तो यूएस में क्या है कि जो वहाँ पर 50 प्रोविंस हैं या स्टेट्स हैं, तो उनमें स्टेट की जो नागरिकता है, सिटीजनशिप है, वो अलग है। और साथ ही साथ जो सेंटर है उसकी सिटीजनशिप क्या है, अलग है। तो वहाँ के लोगों को क्या है, डबल बेनिफिट मिलता है कि जो सेंटर कोई स्कीम लेके आती है तो उसका भी लाभ मिलता है, और कोई स्टेट निकल के आता है, प्रोविंस निकल के आता है तो उसका भी लाभ मिलता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है कि भारतीय संविधान भारत के नागरिकों के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा यही है कि भारत का नागरिक सिर्फ भारत का ही नागरिक होता है, ना ही किसी स्टेट का। जैसे अब आप किसी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं तो आप भारत के ही नागरिक कहे जाएंगे, ना कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के नागरिक। ठीक है, हालांकि इंडिविजुअल तौर पे आप वहाँ के नागरिक हैं, लेकिन अगर आपको सिटीजनशिप की बात की जाएगी तो सिटीजनशिप कहाँ की होगी, वो भारत की होगी। अच्छा, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो वह उसी जिस समय उस देश की नागरिकता को ग्रहण करेगा उसी टाइम से वो भारत की नागरिकता अपने आप ही खो देगा। ठीक है, नागरिकता के लिए जो जो प्रावधान है वो नेक्स्ट लेक्चर में या अगले चैप्टर में आपको जानने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, नागरिकता का अर्थ यह भी है कि भारत का नागरिक सिर्फ भारत का ही नागरिक होता है, वह किसी प्रांत का नागरिक नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। घरेलू स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में केवल एकल नागरिकता को ही स्वीकार किया जाता है। तो ये भी क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक विशेषता है। ठीक, कि एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। राइट, फिर देखा जाए तो संसदीय व्यवस्था भी क्या है, इसकी एक मुख्य विशेषता है। भारतीय संविधान में शासन की संसदीय व्यवस्था को, संसदीय प्रणाली को जो है स्वीकार किया गया है। ठीक है, पार्लियामेंट मोड ऑफ जो है हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है, या भारत में एक्सेप्ट किया गया है। इसका अर्थ यही है कि भारत में मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, यानी कि जो मंत्रिपरिषद होगी, कैबिनेट होगी, वो क्या होगी, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगी। सरकार तब तक अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है जब तक कि उसको क्या होता है, बहुमत होता है, मेजॉरिटी होती है, लोकसभा में अपना बहुमत रखती है। ठीक, अगर बहुमत नहीं है तो गठबंधन की सरकार भी होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब ऐसा गवर्नमेंट नहीं रह सकती है, लेकिन मेजॉरिटी का एक कहने के समझने के अर्थ पे आप ये कह सकते हैं कि जब तक क्या है कि आपकी मेजॉरिटी रहेगी या आप गठबंधन के साथ आपका बना रहेगा, तब तक क्या है आप सरकार में रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने अपना बहुमत खो दिया या किसी सरकार ने जो आपको समर्थन दे रखा है वो वापस ले, सरकार आपकी गिर जाएगी। ठीक है, और लोकसभा में बहुमत खो देती है तो उसी क्षण से सरकार अपना अस्तित्व खो देती है। यानी सरकार को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए लोकसभा में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक, अच्छा, कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि सरकार को अपनी मेजॉरिटी प्रूव भी करनी पड़ती है, ये शो भी करना पड़ता है कि नहीं हमारे पास जो है सफिशिएंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट है, ताकि हम लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी बनाए रखें। तो ऐसे में क्या होता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो है हमेशा अपोजिशन पार्टी लाती है, जो मतलब लोकसभा में क्या होती है, अपोजिट पार्टी होती है, वही अविश्वास प्रस्ताव लाती है। और उनके द्वारा ये प्रूफ करने के लिए कहा जाता है कि आप ये प्रूफ करके दिखाइए कि आपके पास क्या है, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, और आप सरकार में रह सकते हैं। सॉरी।
इसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, ठीक है। ये भी क्या है, एक पॉइंट है किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मुख्य विशेषताओं में से एक, ठीक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में घोषित किया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा। इसका अर्थ यह है कि भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अंतर्गत कार्य नहीं करेगी। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि देश आज़ाद होने के बाद 1947 में 1990 में कॉमनवेल्थ में जो है, कॉमनवेल्थ गेम के लिए भारत ने सिग्नेचर किए, तो उसमें ऐसा काफ़ी लोगों ने इस चीज़ की आलोचना की कि ये जो है क्या है, एक तरह से हम लोग कॉलोनियल जो उस टाइम पर पीरियड पर चल रहा था तो उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें ये प्रावधान भी किए गए थे कि आप जब चाहें तब इससे क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, राइट। तो देखिए, इसका अर्थ ये है कि भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अंतर्गत कार्य नहीं करेगी। भारत की सरकार भारत के हित के संबंधित निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है, फ्री है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संगठन या अन्य देश की सरकार भारत पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना सकती है कि आपको अपने लॉज में ये कन्वर्स करने होंगे, ये चीज़ें आपको ऐड करनी होंगी। ऐसा कोई भी मतलब बाइंडिंग नहीं हुआ किसी अदर देश का हमारी कंट्री पर कि आपको ये प्रावधान करने होंगे, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का मतलब ये होता है कि आपकी सॉवरेनिटी जो है वो आपके हाथ में होगी, राइट। इसके अलावा भारतीय संविधान को एक समाजवादी राज्य भी क्या है, घोषित करता है, ठीक। भारत में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करता है और भारत की जो जुडिशरी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में संसदीय संप्रभुता और पंथ निरपेक्ष राज्य का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए भी संकल्पित है। ये समस्त भारतीय संविधान की ऐसी अनोखी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोविज़न किए गए हैं ये क्या हैं, भारतीय संविधान की विशेषताओं में शामिल होते हैं, ठीक। कि ये चीज़ें क्या हैं उसमें यही गई हैं। जैसे डीपीएसपी की बात करें, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, और फंडामेंटल राइट्स की बात करें या सिटीजनशिप्स की बात करें, तो ये सारी क्या हैं, इसकी विशेषताएं हैं, दी गई हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में क्या दिया गया है कि अब देखिए, जो भारतीय संविधान बनाया गया तो उसमें कई देशों से कुछ प्रावधान लिए गए कि उन्हीं प्रावधानों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो कहा जाता है, और इसको इस बेस पर क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का था, ज़्यादातर चीज़ों को उससे कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, ठीक है। हालांकि वो एक अलग टॉपिक है, उसको मैं किसी अलग लेक्चर में कवर कर दूंगा, ठीक है। इसमें केवल आप ये समझिए कि इसमें जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो राज्य था उसके आधार पर ही इसमें कहा गया, और ये कहा गया कि इसमें जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो प्रावधान लिए गए वो क्या थे, राज्यपाल का कार्यालय, यानी कि राज्यपाल का जो कार्यालय होगा वो कहाँ से लिया गया है, तो भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान, ठीक है, और लोक सेवा आयोग, ये तीनों प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ब्रिटिश संविधान की बात यदि की जाए तो ब्रिटिश के संविधान से सरकार का संसदीय स्वरूप यानी कि पार्लियामेंटेरियन मूड जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। विधि का शासन होगा और एकल नागरिकता होगी, ठीक है, और द्विसदन होगा, राइट। ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है, यानी कि ब्रिटिश संविधान जो है ये एकल नागरिकता और द्विसदन। अमेरिका संविधान से बात की जाए यदि तो यहाँ से जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपाध्यक्ष का पद, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान, ये 5 प्रोविज़न जो है, जैसे मौलिक अधिकार हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, राष्ट्रपति का महाभियोग हो गया, उपाध्यक्ष पद हो गया, और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान, ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और ये सारे प्रावधान जो है, नागरिकता हो गई, विधि का शासन हो गया, द्विसदनी व्यवस्था हो गई, पार्लियामेंटरी मूड ऑफ गवर्नमेंट हो गया, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, इसके अलावा जो आयरलैंड का संविधान है या आयरिश संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से क्या लिया गया है, तो पहली बात तो यहाँ से डीपीएसपी लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका कैसा होगा, और राज्यसभा की 12 सदस्यों का नामांकन, ये भी कहाँ से लिया गया है, तो ये प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, कि जो 12 सदस्य मनोनीत करता है राज्यसभा में राष्ट्रपति, वो कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया। और इनसे हर वर्ष किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। कनाडा के संविधान की बात करें तो
सरकार का एक अर्ध संघीय रूप, यानी कि केंद्र के साथ साथ एक केंद्र तो होगा लेकिन कैसा मजबूत केंद्र के साथ जो है राज्य होंगे। ठीक है, यानी केंद्र की स्थिति क्या है, मजबूत है। आपने देखा होगा कि जैसे क्या होता है कि कई बार बहुत चीज़ों में दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन निकल के आता है, यानी कि स्टेट और सेंटर पर, तो वहाँ पर हमेशा सेंटर ही हावी होता है, केंद्र सरकार ही मौजूद दिखाई देती है। ठीक है, उसका कारण यही है कॉन्स्टिट्यूशन में केंद्र को जो है अधिक स्वायत्तता दी गई है, अधिक शक्ति दी गई है। राइट। केंद्र सरकार द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार का क्षेत्राधिकारी, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, तो कनाडा के संविधान से ली गई हैं। ठीक है। जर्मनी का संविधान, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का पर्यवेक्षण, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जर्मनी की वाइमर संविधान से लिया गया है, वीमर संविधान से लिया गया है कि आपातकालीन के दौरान जो है मौलिक अधिकार का परीक्षण कैसे होगा। ऑस्ट्रेलियाई संविधान की बात की जाए तो यहाँ से समवर्ती सूची, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो विषय हैं सेंटर और स्टेट के, उनको सूची लिस्ट में डिसाइड कर रखा गया है, डिवाइड कर रखा गया है। एक है सेंटर लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि सेंटर में वो नियम आते हैं, वो कानून आते हैं जो केवल कौन बना सकता है, केंद्र बना सकता है। वहीं पर अगर स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट में केवल कानूनों को जो है वो कोई स्टेट या राज्य बना सकता है। राइट। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट की बात की जाए तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो है वो स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है। दो सदनों द्वारा संसद की संयुक्त बैठक, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, आज की लेक्चर में आपको इतनी चीज़ें जानने को मिली। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं, कितने भाग हैं टोटल, और कितने आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल तो हम लोग डिटेल वाइज, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे उनको, कि पहले सिटीजनशिप है, फंडामेंटल राइट है, फिर डीपीएसपी है, इस तरह से हम लोग लेक्चर बाई लेक्चर कवर करेंगे। लेकिन अभी इसमें जो है हम लोग क्या कवर करेंगे कि इसके बाद जो है कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, और उन अनुसूचियों में से जैसे 8 अनुसूचियां थीं स्टार्टिंग में, बाद में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया, तो उनको कब कब जोड़ा गया, उनके अमेंडमेंट कौन थे, क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं हर बार। ठीक है।